आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। असद की वफादार मिलिशिया के खिलाफ सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ खत्म। डिफेंस मिनिस्ट्री का ऐलान, बेकसूरों के कातिल और बागी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यूके ने इसराइल को दी वार्निंग, गजा की बिजली काटना इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी। वाटर प्लांट बंद होने से 5 लाख लोगों को गजा में आज नहीं मिला पानी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल की बिजली बंद करने के फैसले को जेनोसाइड का हिस्सा दिया करार। हमास ने बताया सस्ती धमकी। चाइना ने दोबारा ताइवान को अपने साथ मिलाने का दिया बयान। ताइवान ने दिया करारा जवाब। यूक्रेन का बड़ा दावा, एक अहम रीजन में नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है रूस। और नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग कर मचाई हलचल। साउथ कोरिया और यूएस के मिलिट्री ड्रिल से नाराज, जंग के जताए आसार। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। 10 मार्च 2025 है आज। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का यह सफर तफसील से। सबसे पहले बात सीरिया की। सीरिया का असद लॉयलिस्ट के यानी असद के वफादारों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ सीरिया ने इसका ऐलान किया है। सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने मंडे को पीर को यह ऐलान किया कि बशर अल असद के वफादार मिलिशिया के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस मुकम्मल हो गए हैं, यानी अब और लड़ाई नहीं होगी, खूनरेजी नहीं होगी। लेकिन यह कहा गया है कि लोगों के पीछे पड़े रहेंगे जो कोई भी गड़बड़ करना चाहते हैं मुल्क में। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हसन अब्दुल गनी ने एक्स पर एक बयान में कहा कि अब सारे इदारे दोबारा काम शुरू कर सकते हैं और आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को पटरी पर लाने के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी वजाहत की कि पिछली हुकूमत के बचे कुचे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी ताकि किसी भी मुस्तकबिल के खतरे का खात्मा किया जा सके। इससे पहले सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल शरा ने ऐलान किया था कि वो इन तशद्दुद भरे झगड़ों के जिम्मेदारों का पीछा करेंगे और जो भी नए हुक्मरानों के इख्तियार को चैलेंज करेगा उसे कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। अल शरा के ऑफिस ने यह भी कहा कि एक मुस्तकिल कमेटी बनाई जा रही है जो दोनों तरफ से होने वाली क्लैशेस और कत्ल गारत की तहकीकात करेंगी। खबरों के मुताबिक जो ये झगड़े 4-5 दिन चले, जो मिराज से शुरू हुए, इन लड़ाइयों में करीब 1000 लोगों की जान गई, जिनमें सबसे ज्यादा अलावी कम्युनिटी के बेकसूर औरतें और बच्चे शामिल हैं। रमजान के महीने में एक तो जंग छिड़ना, वो भी एक ही अल्लाह को मानने वाले, हालांकि कुछ कहते हैं अलावी ये हैं वो हैं, छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं अगर वो कोई गैर मजहब का भी है उसके खिलाफ कैसे रमजान में खामोश रहना चाहिए। ऐसी जंग कि पहले फोर्स पर हमला हुआ, फिर फोर्स ने हमला किया और उनमें मारा कौन गया? सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे। खैर एनालिसिस नहीं करेंगे वरना बहुत लोग जो हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, खबरें कट टू कट रहेंगे। एनालिसिस आप लोग कीजिए क्योंकि यहाँ एक सोच के लोग हैं, सोचते हैं कि उधर की खबर ही ना हो। खैर अब बात गजा की। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने इसराइल को वार्निंग दी है। कहा है कि गजा की बिजली काटना इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हो सकता है, माना जा सकता है। बिजली काटने का फैसला इसराइल की नेतन्याहू हुकूमत ने सीजफायर के दूसरे फेज से पहले लिया है, जब एक हफ्ता पहले इसराइल ने राशन, फ्यूल और मेडिकल एड भी गजा भेजने से रोक दी थी। फिर अब बिजली रोक काट दी कल से। हमास और इसराइल सीजफायर की शराइत पर दोबारा बातचीत करने, उन शराइत को दोबारा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। हमास दूसरे मरहले का आगाज चाहता है सीजफायर के, जबकि इसराइल कहता है कि पहले बाकी होस्टेजेस रिहा होंगे तब बात आगे बढ़ेगी। दोनों अपनी अपनी जिद पर हैं। इन्हीं जिद में से कौन झुकेगा ये इस मीटिंग में तय होगा। लेकिन फिलहाल हमास के पास अभी भी 24 जिंदा होस्टेजेस हैं और 35 डेड बॉडीज का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर एली कोहेन ने एक्स पर कहा कि मैंने अभी गजा की बिजली फौरन काटने का हुक्म दिया है। बातें बहुत हो चुकी हैं, अब अमल का वक्त है। यूके के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंसानी मदद किसी सीजफायर या सियासी फायदे का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। गजा में बुनियादी अशिया जैसे बिजली की बंदिश इसराइल की इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी हो सकती है। इसराइल की बिजली काटने के फैसले से गजा के 2 मिलियन लोगों की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। खास तौर पर बिजली बंद होने से डिसैलिनेशन प्लांट्स का काम रुक सकता है
और रुक भी चुका है, जो पानी को पीने के काबिल बनाने का एक अहम जरिया है ये प्लांट्स। क्योंकि वहाँ पानी ऐसा डायरेक्ट आप पी नहीं सकते, समंदर का ज़्यादातर, या फिर क्योंकि लेवल ऐसा इतना कम है तो उसे डिसैलिनेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, तब वो पीने के लायक बनता है। और वो प्लांट बिजली से चलते हैं। बिजली कट चुकी है। बढ़ते हैं आगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल की बिजली काटने के फैसले को गजा के लोगों के खिलाफ नस्लकुशी यानी कि जेनोसाइड में इजाफा करार दिया है। गजा में पहले ही बिजली की कमी थी और अब बिजली की मुकम्मल बंदिश से वहां के लोगों की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिजली की बंदिश से पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बंद हो गए हैं, जिससे पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल हो गया है। हमास ने इसराइल के इस कदम को सस्ती धमकी यानी चीप ब्लैकमेलिंग करार दिया है और कहा है कि इसराइल इस तरह की हरकतों से नए रोड मैप को थोपना चाहता है, जो कि उसके लिए कामयाबी भरा कदम नहीं होगा। इसराइल का कहना है कि बिजली की बंदिश यानी बिजली को काट देने का मकसद हमास पर प्रेशर डालना है ताकि वो इसराइली शहरियों की रिहाई पर राजी हो बिना किसी सेकंड फेज के स्टार्ट हुए। कतर की दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल और हमास के दरमियान नए सीज़फायर पर गुफ्तगू भी जारी है। बिजली की बंदिश के बावजूद दोनों तरफ से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त की उम्मीद है। हम आपको एक चीज़ और बता दें, हमने सुबह भी बताई थी कि लोग कहेंगे गजा में बिजली नहीं थी। हम बिल्कुल हमेशा से कहते आए, गजा में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से बिजली काट दी गई थी। बिजली इसराइल की तरफ से ही आती, इधर कोई बिजली बनाने का प्लांट नहीं था या फ्यूल भी इतना नहीं आता था जिससे प्लांट चला लें, तो बिजली वहीं से आती, वो काट दी। बस एक डिसैलिनेशन प्लांट को पिछले नवंबर में बिजली दी गई थी, वो अब काटी गई है। गजा के लोगों के लिए ये एक और मुश्किल वक्त है, जहां वो पहले ही जंग और इकोनॉमिक ब्लॉकेट से परेशान हैं। अब बिजली की बंदिश से उनकी जिंदगी और ज्यादा मुहाल हो गई है। खबरों के मुताबिक आज 5 लाख लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाया है गजा में। 5 लाख लोगों में सबसे ज्यादा बच्चे और औरतें हैं। अब बात दूसरी दुनिया की। चाइना ने एक बार फिर से ताइवान को खुद में मिलाने या कब्जाने का बयान दिया है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इतवार को कहा कि ताइवान के साथ मुनसिफाना रीयूनिफिकेशन यानी पीसफुल रीयूनिफिकेशन हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अपनी सरहदों की सलामियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कदम भी उठाएगा। चाइना ताइवान को अपनी सरजमीन का हिस्सा मानता है, हालांकि ताइवान की हुकूमत इसके खिलाफ है, इसके मुखालिफ है। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते का कहना है, लाई चिंग-ते ये नाम है, इनका कहना है, कोई मुझे तोतला समझे तो मैंने कहा बता दूं, तोतला नहीं हूं मैं। तोतला होना कोई बुरी बात नहीं, नेचुरली गिफ्ट है वो भी। तो लाई चिंग-ते का कहना है कि सिर्फ ताइवान के लोग अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं, कोई बाहर का नहीं, चाइना वाले बाहर के। पिछले हफ्ते चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा था कि ताइवान कभी भी एक मुल्क नहीं बनेगा और ताइवान की आज़ादी की हिमायत करना चाइना के इंटरनल मामलात में मुदाखलत के बराबर है। अब बात रशिया और यूक्रेन की। यूक्रेन ने दावा किया है कि रशिया की फोर्सेस उसके इलाके में और बड़े अहम इलाके में जंग का एक नया महाज खोलने जा रही हैं, इसकी पूरी कोशिश कर रही हैं। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि रशियन फोर्सेस यूक्रेन के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके सूमी में जंग का एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही हैं। यहां जंग बड़े लेवल पर छेड़ने की कोशिश कर रही हैं। सूमी जो इलाका है वो रशिया के कुर्स्क रीजन के बिल्कुल बराबर में है, सटा हुआ है, समझे, जैसे इंडिया पाकिस्तान ये। और यहां रशिया ने हाल के दिनों में यूक्रेन की ट्रूप्स पर प्रेशर बढ़ाया है, बड़े हमले किए हैं। यह सब उसी क्रॉस बॉर्डर हमले के 7 महीने बाद हो रहा है जो यूक्रेन ने शुरू किया था कुर्स्क में, ताकि शायद किसी मुमकिना अमन मुज़ाकरात के लिए एक बार्गेनिंग चिप उसे हासिल हो सके कि रशिया कहे अच्छा हम वहां से पीछे हट रहे हैं, तुम हमारे उस इलाके से निकल जाओ। लेकिन रशिया ने यहां बड़े हमले किए कुर्स्क में और पीछे खदेड़ दिया यूक्रेन की फौज को। इस दौर में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज सऊदी अरेबिया का सफर कर रहे हैं, जहां यूक्रेन और अमेरिका के ऑफिशियल्स के दरमियान रशिया के साथ जंग खत्म करने पर बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। आज शायद मुकद्दर, आज शायद तय हो जाए, देखना भी क्या होगा। पिछली बार तो मसला ही हो गया था व्हाइट हाउस में। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जा रहे हैं, देखते हैं कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ उनकी बात रियाद में कैसी होती है। बात नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया ने मंडे को पीर को अपने हवांगाई सूबे से कई बैलिस्टिक मिसाइल्स
वेस्ट सी की तरफ दागकर हलचल मचा दी। ये मिसाइल लॉन्च उसी दिन हुआ जब साउथ कोरिया और अमेरिका ने अपनी सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड शुरू की, जो 11 दिन तक चलेगी। सोचिए, इधर ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, उधर नॉर्थ कोरिया मिसाइल दाग रहा कर। अच्छा, तुम ताकत दिखाओगे, ये देखो, ये झेल लो। नॉर्थ कोरिया इन ड्रिल्स को अपने खिलाफ जंग की रिहर्सल समझता है और अक्सर इनके जवाब में मिसाइल टेस्ट करता है। किम जोंग उन के हुक्म पर हुए ताजा मिसाइल टेस्ट के बाद साउथ कोरिया की फौज ने अपनी सर्विलांस बढ़ा दी है और अमेरिका के साथ मिलकर तैयारी की हालत में है। ये तैयारी किसके लिए है? नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन साउथ कोरिया और अमेरिका की जॉइंट ड्रिल्स को खतरनाक और उकसाने वाला अमल करार दिया है और कहा है कि ये हालात को जंग की तरफ धकेल सकता है। ये हालात कोरियन पेनिनसुला में बढ़ती हुई टेंशन्स को दिखाते हैं, जहां दोनों तरफ से मिलिट्री एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सेस बढ़ रहे हैं। आगे क्या होगा, नोबडी नोस। एक खबर रह गई जो बड़ी हलचल थी इस दौर में आज दुनिया की। मार्क कार्ने, इसने लीडरशिप बिड जीत ली है कनाडा में और अब ये नया अगला कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। समझे, फॉर्मर बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर, ये बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर रह चुके हैं बंदा, और अब जो है ये जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उनकी पार्टी लिबरल पार्टी में बहुत ज्यादा बगावत थी, तो ये बंदा सामने आया है, मार्क कार्ने। इसने लिबरल पार्टी की लीडरशिप, कहते ना जो चेहरा होता है पोस्टर बॉय, उसके लिए जो कहते हैं एक इंटरनल इलेक्शन था, उसे जीत लिया है। अब जो है देखते हैं कि ये अगले प्राइम मिनिस्टर बनकर कनाडा को किस तरफ ले जाते हैं, उस दौर में जब अमेरिका के साथ कनाडा की तानातनी बढ़ गई है। इनके लिए ये आसान दौर बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल तो इन्हें कनाडा की पॉलिटिक्स का चेहरा बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।